हाँ भाई प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद भाई। प्रारंभ करते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वो भी किस लाइन के, फायर सर्विस के। ओल्ड प्रीवियस जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो फायरमैन हो, चाहे वो ड्राइवर की वैकेंसी हो जिसको अपने डीसीपीओ ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर बोलते हैं, और चाहे वो असिस्टेंट फायर ऑफिसर यानी अग्निशमन सहायक की भर्ती के कोई पीछे के एग्जाम के क्वेश्चंस हो, सभी को लेकर के आए हैं। और अच्छी तरीके से क्यों लेकर के आए हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए लेकर के आए हैं ताकि अपना रिवीजन हो, अच्छी तरीके से पीछे की चीज़ों को देखें, ताकि अपना माइंड और स्ट्रांगली रूप से इस एग्ज़ाम को कवर करने में सफलता हासिल करें, यानी कवर करने में अपना योगदान रहे। क्योंकि चीज़ें पीछे की देख करके थोड़ा सा अनुभव और बढ़ता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम कर सकते हैं, तो यही हौसला अपने को बनाए रखना है। इसी हौसले के मुताबिक मैं ये क्वेश्चन आप तक लेकर के आया हूँ। ये नहीं है कि पूरा एक सेट लेकर के आए, तब तो यार बहुत टाइम लगता है। समथिंग भाई 1 घंटा 1.5 घंटे की वीडियो रहती है, तो इतने लंबे समय तक कंटिन्यू वीडियो अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा भाई अपसेट सा हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा इन क्वेश्चनों को तोड़ करके यानी 50-50 क्वेश्चन आपको सोल्व आउट करवाएं, ताकि आपका ध्यान मेरे प्लस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनमें से निकाल करके अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे भी। ये नहीं जल्दी जल्दी करवा दिया और अपना काम कवर, नहीं, ये नहीं, ठीक है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन को करते हैं, और साथ साथ में आप अपना टाइम दीजिए, चीज़ों को कंप्लीटली देखिए। कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा उस क्वेश्चन का कमेंट कीजिए, प्लस में जो चीज़ें आपको नहीं आ रही उसके बारे में कमेंट कीजिए। जहाँ तक अपना जो टाइम मिलेगा या जहाँ तक पॉसिबल हो हम आपको रिप्लाई देंगे। कंप्लीट है। चलिए, पहला क्वेश्चन, वातन का क्या उद्देश्य होता है। दोस्तों अपना ये क्वेश्चन है, तो बताइए वातन का उद्देश्य है वो क्या होता है। क्या वो आवश्यकता अनुसार कार्यस्थान को ठंडा या गर्म करना होता है, या पर्याप्त प्रकाश प्रदान करना, या क्षेत्र को गर्म करना, या स्थान को ठंडा करना। बताइए दोस्तों कौन सा इसका राइट होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट होगा आवश्यकता अनुसार कार्यस्थान को ठंडा करना, यानी इस क्वेश्चन का आपका ए है ना, उसको लॉक कर दीजिए। कंप्लीट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि निम्न में से किस प्रकार की स्प्रिंकलर प्रणाली, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्प्रिंकलर बार बार अपना पूरा एक चैप्टर लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। किस प्रकार की स्प्रिंकलर प्रणाली उन क्षेत्रों में उपयुक्त है जहां तापमान हिमांक से नीचे रहता है। किससे नीचे रहता है दोस्तों, हिमांक है, गवलनांक है, क्वथनांक। ये चीज़ें अपनी केमिस्ट्री ऑफ फायर पहला चैप्टर है उसी में दी गई है। दोबारा जाकर के देखिए और एक बार पुनः अध्ययन कीजिए अच्छी तरीके से। पूर्व अनुयोजन, गिल्ली, जल मग्र और शुष्क। तो दोस्तों राइट आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट होगा डी, यानी निम्न में से किस प्रकार की स्प्रिंकलर प्रणाली उन क्षेत्रों में प्रयुक्त है जहां तापमान हिमांक से नीचे रहना है। शुष्क प्रकार की जो स्प्रिंकलर प्रणाली है वो कहाँ है, तापमान हिमांक है ना, वहां क्या है, उपयुक्त है। ठीक है ना। तो डी आपका क्या होगा, राइट होगा। कोई विशिष्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए संदर्भित शर्तें किसके द्वारा दी जाती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए क्या संगठन है, या लेखक है, या पाठक है, या विशेषज्ञ है। तो सर देखिए दोस्तों, कोई विशिष्ट रिपोर्ट का मतलब हो गया कि तैयार करने के लिए संदर्भित शर्तें किसके द्वारा तैयार की जाती है, वो तैयार की जाती है दोस्तों लेखक के द्वारा। किसके द्वारा, लेखक। यानी इस क्वेश्चन का राइट आपका क्या होगा, लेखक। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर ड्रिल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है बताइए। तो मुद्दा उद्घोषणा करना कि लोग डरकर भागेंगे। फायर ड्रिल पार्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम लेके समझेंगे। उद्घोषणा करना कि किसी प्रकार का टोन, फ्लैश लाइट या सुनी गई ध्वनि ड्रिल का भाग है। उद्घोषणा करना कि किसी प्रकार का टोन आने पर डरकर भागे। और डी आपका ये उद्घोषणा करना कि निवासी काम करना बंद कर दें और डरकर भागे। देखो डरकर भागने का इसमें कोई वो पार्ट नहीं, डरकर भागने का कोई। अब ऑप्शन बचे अपने पास में 2, बताइए दोनों में से राइट कौन सा होगा। उद्घोषणा करना, देखिए बी आपका है ना इस क्वेश्चन का राइट। उद्घोषणा करना कि किसी प्रकार का टोन, फ्लैश लाइट या सुनी गई ध्वनि ड्रिल का भाग है। ये सभी किसके भाग है, ड्रिल के भाग है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा मैं एक चीज़ के बारे में बताता हूँ भी फायर सर्विस में ड्रिल क्यों की जाती है, ड्रिल किसका भाग है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन जरूरी है। ड्रिल यानी ड्रिल का मतलब होता है किसी भी आपातकालीन स्थिति को होने से पहले उसके बारे में सचेत करना। देखिए थोड़ा सा मैं, क्योंकि मैं भटक गया हूँ अपने लैंग्वेज से, माइंड कहीं और चला गया, थोड़ा सा मैं बताता हूँ भाई। जो फायर की ड्रिल होती है, फायर ड्रिल अग्नि यानी अग्नि की सुरक्षा के प्रति जो
एक्टिविटी की जाती है। तो फॉर एग्जांपल कहीं आग लगने वाली है या ऐसा एरिया है जहाँ पर सर्वाधिक के आग लगने के खतरे रहते हैं। अब उस क्षेत्रों में क्या की जाती है कि उन चीज़ों से निपटने के लिए पहले अभ्यास जरूरी है। पहले क्या है? अभ्यास। जैसे अपने बोलते हैं मॉक ड्रिल, यानी इस चीज़ का अभ्यास है। ड्रिल कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि क्या हम इस लक्ष्य में अगर ये हो जाए तो उससे पहले एक्टिव हैं। दोबारा आता हूँ, अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। उद्घोषणा करना। देखो फायर ड्रिल के दौरान निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है? मुद्दा कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट मुद्दा। उद्घोषणा यानी इस चीज़ के बारे में बताना कि किसी प्रकार का टोन अगर बजे तो अपने को किस प्रकार की एक्टिविटी करनी है। कोई फ्लैश है यानी आग लगने के कोई संकेत मिले, उसमें अपने को किस प्रकार से काम करना है। ये होता है फायर ड्रिल का मेन पार्ट। यानी पहले सिखाया जाता है ना कि आपने को आग लगे तो तत्पर एक यानी एक्टिव रहना है, किसी प्रकार का संकेत मिले तो उसको सुनना है, उस पर किस तरीके से काम करना है। तो ये फायर ड्रिल का क्या होता है? पार्ट होता है। बी इसमें आपका क्या होता है? राइट होता है। ठीक है। बाहरी अग्नि तथा बचाव सेवा की जांच तथा समन्वय कब किया जाता है? फायर ड्रिल में बचाव अभियान के दौरान, निकासी अभियान के दौरान और प्रबंधन बैठकों में। तो दोस्तों प्रबंधन बैठकों इसका राइट नहीं होगा, निकासी अभ्यास के दौरान इसका राइट नहीं होगा, बचाव अभियान के दौरान इसका राइट नहीं होगा। तो दोस्तों राइट कौन सा होगा? आपका होगा फायर ड्रिल। यानी फायर ड्रिल में बाहरी अग्नि तथा बचाव सेवा की जांच तथा समन्वय किया जाता है। किस में किया जाता है? फायर ड्रिल में। क्या किया जाता है? बाहरी अग्नि यानी क्षेत्र से अगर बाहर कोई अग्नि लग रही है, कोई फायर हो रही है, तथा उससे बचाव से निपटने के लिए जो सेवा का जो जांच तथा समन्वय किया जाता है ना, तो वो फायर ड्रिल में किया जाता है। कंप्लीट है ना? ठीक है। निम्न में से कौन सा स्प्रे पेट्रोल से लगी आग के लिए, स्प्रे यानी स्प्रे का मतलब हो गया स्प्रिंकलर। भाई कोई स्प्रे प्रणाली व्यवस्थित करनी है, सिस्टम इंस्टॉल करना है, स्प्रिंकलर उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें छिड़काव तथा फैलाव की प्रवृत्ति अधिक होती है। कौन सा स्प्रे पेट्रोल में लगी आग? किसमें? पेट्रोल में। तो दोस्तों अपने को इसका राइट बताना। तो BCF, जल, CO2 या फोम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो बता देता हूँ। स्प्रिंकलर अगर प्रणाली का नाम आ जाए तो उसमें आपको सर्वाधिक इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट लेना है? जल। यानी इस क्वेश्चन का बी क्या होगा? राइट होगा। कौन सा? पेट्रोल से लगी आग के लिए उपयुक्त माना जाता है। देखिए थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। जब भी कहीं पेट्रोल की आग होती है, देखो ये मैंने एक डायग्राम ली है। इस डायग्राम में आपको ये दिखाया गया है, जो आपको एक टैंक दिखाई दे रहा है। इस टैंक में मान लिया ये टैंक किसी रिफाइनरी का टैंक है जिसमें स्टोर किया हुआ है केमिकल। भी पेट्रोल हो सकता है, डीजल है, स्टोर किया हुआ है केमिकल है। पर अपना जो क्वेश्चन है वो पेट्रोल पर आधारित है। उसका क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम दिया गया। किसके लिए उपयुक्त है? पेट्रोल के लिए जल उपयुक्त है। कैसे? भाई देखो अगर इस टैंक में स्प्रिंकलर प्रणाली व्यवस्थित क्यों की गई? वो इसलिए व्यवस्थित की गई है, बाई चांस अगर इसके पॉइंट यानी जो फ्लैश पॉइंट है, इसके पॉइंट से ऊपर अगर पॉइंट चले जाए, टेम्परेचर चला जाए, तो ये ज्वलनशील पदार्थ है, अचानक जलने का क्या रहता है? खतरा रहता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने पास में एक प्रणाली, एक व्यवस्थित एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है जिससे पानी का छिड़काव होता रहे, और छिड़काव होने की वजह से जो एरिया है वातावरण उसको ठंडा करता रहे, जिसके कारण वो टेम्परेचर इस टैंक में उपस्थित केमिकल तक नहीं पहुँच पाए। और केमिकल तक नहीं पहुंचेगा तो अपना केमिकल लंबे समय तक स्टोर रहेगा, किसी प्रकार का आपात यानी किसी प्रकार का नुकसान हैजार्ड से नहीं होगा। इसमें देखो आपको लाल कलर की ये देखो पाइप्स दिखाई दे रहे हैं। इन पाइपों में क्या किया जाता है? ये मेन जो पाइप होती है, इन लाइनों को जगह जगह स्प्रिंकलर ऐड किए जाते हैं। जगह जगह क्या ऐड किए जाते हैं? स्प्रिंकलर। अब जैसे ही अपने को आवश्यकता होगी कि टैंक को अपने क्या स्प्रे प्रणाली से व्यवस्थित, इस जो प्रणाली है इससे क्या करना है? ठंडा करना है, कूलिंग करना है। तो अपने को इसको एक्टिव करके भाई मैनुअल और ऑटो, मैनुअल तरीके से उसको एक्टिव करके आसपास के जो वातावरण है उसको ठंडा करने के लिए स्प्रे प्रणाली अपने क्या करेंगे? एक्टिव करेंगे, चलाएंगे उसको। तो ये जो आपको लाल कलर की लाइनें दिख रही हैं, ये मेन पानी की लाइनें हैं, और उन लाइनों में क्या किया जाता है? स्प्रिंकलर ऐड की जाती है। समझ रहे हो ना? तो ये एक टैंक का उदाहरण इसलिए लिया ताकि आपका एक वो डायग्राम इमेज में बने कि स्प्रिंकलर क्यों व्यवस्थित किया जाता है, इसकी क्यों जरूरत होती है। तो एक डायग्राम ले लिया जिससे अपने को पता चल गया कि इस प्रकार की व्यवस्थित की जाती है। स्प्रिंकलर देखे भी है, पर आज समझ में आ गया कि ये क्या चीज़ होती है। कंप्लीट है ना? ठीक। कुछ चीज़ें देखो यार रह भी जाती है ना, तो ज़्यादा घबराइए मत, क्योंकि वीडियो ये तो है नहीं कि इसके बाद में आने वाले नहीं है। हमें लगेगा कि ये चीज़ें हमने गलत बता दी, या इन चीज़ों में हमें और सुधार करना चाहिए, या ये स्टूडेंट के लिए दी बेस्ट करने के लिए इस वीडियो से बेहतर है नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तो वो हमारा काम है, वो अपने आप अपडेट करते रहेंगे। अब जैसे आप अब की बार इस डायग्राम के बारे में थोड़ा बताया है,
आगे आने वाली वीडियो में कुछ और अलग से बताएंगे, आने वाली वीडियो में कुछ और अलग से बताएंगे। एक साथ बताएंगे तो चैप्टर अपना ख़त्म ही नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें होती है। फायर सर्विस ये नहीं है कि छोटी सी ही 2 बातें पढ़ ली उसके बाद में फायर अपना कंप्लीट हो गया, नहीं। किताबी ज्ञान है उसके साथ साथ में प्रैक्टिकली ज्ञान होना भी ज़रूरी है। उसके लिए निरंतर आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। और ये चीज़ें कोशिश है भी, अब तक तो यही सोच रखा है कि आप तक जो भी मैटर प्रोवाइड करें, जो भी मैटर आप तक पहुंचाए वो दी बेस्ट हो, सबसे हटकर हो और आपको समझ में भी आए। सबसे हटकर का मतलब ये नहीं कि आपको समझ से ऊपर से चला जाए, इसका फिर मतलब क्या हुआ। समझाने की निरंतर कोशिश रहती है। चलिए, जब जल को द्रव्यावस्था में वाष्प में बदला जाता है, जब जल को द्रव्यावस्था में वाष्प में बदला जाता है तब वायुमंडलीय जो दाब होता है पर इसका आयतन कितना गुना बढ़ता है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन है, क्या वो 500 गुना बढ़ता है या 100 गुना बढ़ता है या 1600 गुना बढ़ता है या 1045 यानी 1045 गुना बढ़ता है। दोस्तों इनमें से अपने को राइट निकालना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में जवाब दीजिए। तो मैं बता देता हूँ आपको ताकि अपना वीडियो लंबा ना हो। सी इसका क्या होगा, राइट। 1600 गुना बढ़ता है दाब। कितना गुना बढ़ जाता है, 1600 गुना दाब बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन वो हैं दोस्तों जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़ा सा इनको देखिए। इस प्रकार के अपने राजस्थान फायर सर्विस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आ सकते भी है और नहीं भी आ सकते, पर अपने तो दोनों चीज़ें मान के चलेंगे ना। 50-50% मान के चलो, अच्छी तरीके की चीज़ों को कवर करो। औद्योगिक भवन में प्रदत्त सीढ़ियाँ किस पदार्थ से बनी होती है। दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो औद्योगिक भवन होते हैं, औद्योगिक जो भवन, उसमें जो सीढ़ियाँ बनी होती है वो किस पदार्थ से बनी होती है, प्रदत्त किस पदार्थ से बनी हुई होती है। तो काष्ठीय पदार्थ या हल्के पदार्थ, फायर प्रतिरोधी पदार्थ या फेसी पदार्थ, बताइए कौन सा होता है। इसमें दोस्तों कुछ घबराना, इसमें होता है फायर प्रतिरोधी, यानी वो पदार्थ जो फायर आग लगने के बाद में जले नहीं, समझ रहे हो ना। तो उस प्रकार का अपने सदाई सीढ़ी बनाने के लिए प्रयोग करेंगे। तो सी आपका क्या होगा, राइट। सभी आपातकालीन नियोजन तथा अभियानों को किसकी मदद से संचालित किया जाना चाहिए, बताइए। तो ए है अग्नि सेवाएं, दूसरा है स्थानीय प्रशासन, तीसरा है स्थानीय अग्नि विभाग और चौथा है स्थानीय स्वास्थ्य विभाग। तो दोस्तों आपका इसके क्वेश्चन का राइट क्या होगा, सी नोट कर लीजिए। यानी स्थानीय अग्निशमन जो विभाग है वो आपातकालीन नियोजन तथा अभियानों को मदद से संचालित किया जाना चाहिए। कौन सा, स्थानीय अग्निशमन विभाग। स्थानीय अग्निशमन विभाग ही संचालित किया जाना चाहिए, किसके लिए, आपातकालीन नियोजन तथा अभियानों को। कंप्लीट है, तो सी नोट कर लीजिए। अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहली बार प्रीवियस एग्जाम पेपर देख रहे हो तो भी आपके लिए दी बेस्ट है, अगर आपने पहले देखे भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जवाब दीजिए। अभ्यास आपका हो रहा है, मैं आपको समय दे रहा हूँ, अभ्यास कीजिए। अभ्यास ही एक ऐसा पार्ट है जो आपको एग्जाम में फाइट करवाएगा, ठीक है। किसी कार्य क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने की तकनीक को क्या कहा जाता है। भाई किसी भी कार्य क्षेत्र में वायु की जो गुणवत्ता है, वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तकनीकों को क्या कहते हैं, क्या वातन कहा जाता है या प्रशीतन कहा जाता है या वातानुकूलन कहा जाता है या प्रदीप्ति कहा जाता है। तो दोस्तों राइट इसका क्या होगा, वातन। कंप्लीट है। इस क्वेश्चन का तो राइट है, ये तो पहले ही मैंने बता दिया था, ये क्वेश्चन पहले भी इस प्रकार का आया हुआ है, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ भी है। चलिए, स्वचालित रूप से तथा मैन्युअल रूप से नियंत्रित जो ड्रेंचर्स होते हैं को भवन में कहाँ फिट किया जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो स्वचालित है या मैन्युअल है, जो ड्रेंचर्स होता है उसको भवन में कहाँ फिट किया जाता है। तो सह निकट, अंदर, बाहर, नज़दीक। सह निकट मतलब ही नहीं है, अंदर तो अंदर होगा तो अपने कैसे बचाएंगे भवन को अग्नि से। दूसरे भवन में अगर आग लगी है तो अपने भवन को कैसे बचाएंगे। नज़दीक मतलब देखो एक ही ऑप्शन है जो A1 और करेक्ट बैठ रहा है, वो है सी। डेंजर्स को बाहर ही लगाया जाता है जिसकी वजह से पास में स्थित तप से बच सके। उस भवन में अगर आग लगी तो अपने भवन में ना लगे, उस प्रणाली को व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। फायर ब्लैंकेट किस माध्यम से आग बुझाते हैं, ये तो बड़ा सिंपल है। हाँ, फायर ब्लैंकेट एक खनिजीय तत्वों की बनी हुई चादर होती है। ब्लैंकेट का मतलब चादर, और उस चादर से क्या की जाती है, आग को बुझाया जाता है। पूछा ये कि जो आग बुझाएगी ना, फायर ब्लैंकेट, देखो ये एक व्यक्ति के द्वारा ये यहाँ आग जल रही है, इस आग को बुझाने के लिए एक ब्लैंकेट का प्रयोग किया जा रहा है। ये ब्लैंकेट है, फायर ब्लैंकेट बोलते हैं। एस्बेस्टस ब्लैंकेट ही होती है, खनिजी तत्वों की बनी हुई होती है।
आग बुझाने के लिए ये ब्लैंकेट इस पे डाल रहे हैं। पूछा ये विधि कौन सी होगी जिससे आग बुझेगी। अपने को विधि बतानी है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट बताना है विधि। ब्लैंकेट आग को बुझाना, पर आग बुझेगी पर विधि वहाँ कौन सी एक्टिव होगी, कौन सा मेथड एक्टिव होगा दोस्तों, चलिए बताते हैं। क्या वहाँ शीतलन का मतलब नहीं है, अवरोधन, समुद्रिंग और अप्राप्ति। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट होगा। समुद्रिंग अपने पढ़ा है दम घोटने की विधि से, क्योंकि जैसे ही ब्लैंकेट डालेंगे ना तो उसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। ऑक्सीजन कट होगी तो इसका मतलब सी आपका क्या होगा दोस्तों, राइट होगा। ठीक है, ये हो गया। पाइपलाइन तथा प्लम्बिंग जैसे दाब पात्र में रिसाव को ठीक करने के लिए प्राय किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रेडियोमेट्रिक जांच, रेडियोधर्मी जांच, पाइपलाइन जांच और हाइड्रोलिक जांच। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी पाइपलाइन तथा प्लम्बिंग जैसे दाब को जो रिसाव होता है यानी लीकेज होता है को ठीक करने के लिए प्राय किस पद्धति का प्रयोग, उसको ठीक करने के लिए अपन करते हैं हाइड्रोलिक जांच। क्या करते हैं, तभी तो पता चलेगा अभी कहाँ लीकेज हुआ है। भाई सीधी सी बात है, ये अपनी पाइप है, ठीक है। अगर इस पाइप में कहीं लीकेज है, कहीं क्या है लीकेज, रिसाव हो रहा है, तो पता कैसे चलेगा कि इस पाइप में कहाँ रिसाव हो रहा था। तो वो पता चलेगा कि इस साइड से अपने प्रेशर से वायु भरेंगे, पानी इसमें डाल करके इस साइड से अपने क्लोज कर देंगे। अब जैसे ही प्रेशर से पानी, वायु दाब से पानी भरेंगे तो इसका हाइड्रोलिक प्रेशर पे जैसे इसको प्रेशर देंगे तब जहाँ से लीकेज है वहाँ से क्या होगा, पानी रिसने लगेगा और अपने को पता चल जाएगा कि ये यहाँ से यानी किस पत्ती से। अब ठीक तो करेंगे ना, तो पत्ती कौन सी होगी, हाइड्रोलिक जांच होगी, तभी तो अपन क्या करेंगे, उसको ठीक करेंगे। कंप्लीट है, तो डी इसका क्या होगा, राइट। अग्नि रोकथाम योजना के लिए कर्मचारी प्रशिक्षण के दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं। अग्नि रोकथाम के लिए आग को रोकने के लिए दो प्रशिक्षण, कर्मचारी प्रशिक्षण के दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं। योजना क्रियान्वयन और प्रणाली ज्ञान, निकासी योजना और अलार्म प्रणाली, नियोजन और ज्ञान, रोकथाम और नियोजन। बताइए चारों में से राइट कौन सा होगा। देखो निकासी योजना और अलार्म, आपका राइट कौन सा होगा, राइट होगा बी दोस्तों। कौन सा होगा, बी आपका होगा राइट। ठीक है, आपसी संगठन द्वारा एक अणु से दूसरे अणु, एक अणु से, क्वेश्चनों को है ना इस प्रकार से किया करो ताकि एक अणु से दूसरे अणु ऊष्मा का हस्तांतरण क्या कहलाता है। ऊष्मा का हस्तांतरण, हस्तांतरण। अब पूछा ये भैया क्या कहलाता है, ये अपना क्वेश्चन है। क्या वो चालन कहलाता है या विकिरण कहलाता है या सहवयन कहलाता है या संचारण कहलाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट बताइए। दोस्तों ये क्या कहलाता है, देखो आपसी संगठन द्वारा एक अणु से दूसरे अणु ऊष्मा का हस्तांतरण क्या कहलाता है, वो कहलाता है सर चालन कहलाता है। क्या कहलाता है, चालन। अब बताइए चालन इसमें से कौन से का राइट है, कौन से ऑप्शन चालन, हाँ ए इसमें क्या आ रहा है, राइट है। चारों ऑप्शनों में क्या आ रहा है, ए आपका होगा राइट। ठीक है, एसआई प्रणाली में दाब की इकाई है, मैंने क्या बताया था, ऊष्मा है, ऊर्जा है, इन सभी चीज़ों के जो मात्रक्स है, सारी चीज़ों के मात्रक्स आप याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन जरूर निकलने वाला है, न्यूटन है, पास्कल है, कैलोरी है, जूल है, चारों में से एक बताइए। एसआई प्रणाली में दाब की इकाई है तो कौन सी होती है, इसमें से पास्कल है ना। जो एसआई प्रणाली में दाब की इकाई क्या होती है सर, पास्कल होती है दोस्तों। 20 का क्या होगा, राइट। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक आग की तैयारी तथा तत्परता का अहम हिस्सा है। एक ऐसा बताइए जो आग लगने पर उसकी तैयारी तथा तत्परता का एक अहम हिस्सा है। क्या वो जागरूकता है या प्रबंधन है या प्रशिक्षण है या नियोजन है। दोस्तों वो होता है प्रशिक्षण। कैसे भाई, जैसे कहीं पर भी आग लगे उससे पहले हम प्रशिक्षण लेते हैं, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, आग की तैयारी तथा तत्परता का अहम हिस्सा कौन क्या चीज़ है, वो हिस्सा है आपका प्रशिक्षण। सी इसका दोस्तों क्या होगा, राइट। कंप्लीट है ना, ठीक है भाई। निम्न में से कौन सा एक कारखाने के वर्क रूप में अधिक लाभदायक तथा अल्पव्ययी होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, साथ साथ चलिए बनाए रखिए हमारे साथ में समय और आपका ध्यान। दोस्तों 4 ऑप्शन है, कृत्रिम प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश,
पारंपरिक प्रकाश और प्राकृतिक तथा कृत्रिम प्रकाश का संयोजन। बताइए दोस्तों इसमें से राइट क्या होगा? कृत्रिम प्रकाश आपका नहीं होगा, प्राकृतिक प्रकाश आपका नहीं होगा, पारंपरिक प्रकाश नहीं होगा। दोस्तों राइट कौन सा होगा आपका? प्राकृतिक तथा कृत्रिम प्रकाश का संयोजन। निम्न में से कौन सा एक कारखाने के वर्क के रूप में अधिक लाभदायक तथा अल्पव्ययी है? वो है प्राकृतिक तथा कृत्रिम प्रकाश का संयोजन। कंप्लीट है ना? ठीक है। पूर्ण हुई जमीनी स्तर से कितनी ऊंचाई पर फायर वाटर नेटवर्क स्थापित किया जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्या वो 100 mm से 300 mm, ठीक है, या 300 mm से 500, ठीक है, या 300 से 400, और है एक 500 से 600। दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या पूछा है कि पूर्ण हुई जमीनी स्तर से कितनी हाइट पर फायर वाटर नेटवर्क स्थापित किया जाता है? तो बताइए कितनी हाइट पे किया जाता है दोस्तों? 300 से 400 mm, 300 से 400 mm, यानी आपका सी क्या होगा? राइट होगा। ये दोस्तों नोट कर लीजिए। कंप्लीट है? ठीक है, सी होगा भाई, सी होगा। ठीक है, चलिए। वातावरण के तापमान पर निम्न में से किसे द्रव्य अवस्था में उच्च दाब पर भारी स्टील सिलेंडर में भंडारित किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क रासायनिक पाउडर, फोम और हेलन। बताइए चारों में से ऑप्शन अच्छा और राइट कौन सा होगा? दोस्तों हमने बार बार आपको बताया है कि सिलेंडरों की बात करें, इस क्वेश्चन को दोबारा आप जाकर के देखोगे इंग्लिश में, हिंदी में समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये लैंग्वेज कन्वर्ट होगी। बात पूछा है कि जो सिलेंडर होते हैं अपने एक्सटिंग्विशर होते हैं, उसमें से उच्च दाब, भाई अधिकतम दाब में कौन सा ऐसा स्टील का बना सिलेंडर होता है जिसमें उच्च दाब में, भाई ऐसे सिलेंडर में उच्च दाब से किस चीज़ को भरा जाता है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे ना तो उसमें रियलिटी में दिया प्रेशर पूछा जाएगा, जो यानी कौन सा सिलेंडर जिसमें प्रेशर से जो मीडिया होती है उसको भरा जाता है, उसको रिफिल किया जाता है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो पदार्थ जिनका निर्माण पूर्णतः एक प्रकार के परमाणु से होता है उसे क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यौगिक मिश्रण मूलक तत्व। बताइए चार ऑप्शन में कौन सा होगा? यौगिक मिश्रण मूलक तत्व। चारों में से नोट कर लीजिए, वो क्या होगा? मिश्रण होगा। वो पदार्थ जिसका निर्माण पूर्णतः एक प्रकार के परमाणु से होता है तो वो होता है मिश्रण होता है दोस्तों। क्या होता है? मिश्रण। ठीक है, चलिए भाई। निम्न में से किस उपकरण का इस्तेमाल फंसे हुए लोगों और जानवरों को मुक्त करने के लिए निकालते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम भी साथ में दिया है ताकि आपका माइंड खुले। नट है ना आपके माइंड के, जो बोल्ट कसे हुए वो खुल जाए, जिससे आपका ध्यान और फोकसित हो। फायर सर्विस के एग्जाम फाइट करने के लिए आपका मेरा बहुत योगदान रहेगा, क्योंकि अच्छी तरीके से तैयारी करवाने में कोशिश है मेरी भी जारी, ताकि आप तक हर चीज़। देखो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो क्या हाइड्रोलिक कटर होता है, या हाइड्रोलिक जैक होता है, या हाइड्रोलिक किम्पर होता है, या हाइड्रोलिक स्प्रेडर? बताइए कौन सा होता है? हाइड्रोलिक स्प्रेडर होता है दोस्तों, हाइड्रोलिक स्प्रेडर। जिसका हाइड्रोलिक स्प्रेडर नहीं देखा हुआ तो आ जाइए हमारे साथ में। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये होता है हाइड्रोलिक स्प्रेडर, जिसके द्वारा रिलीज किया जाता है बचाव कार्य के लिए, किसी चीज़ को कट करने के लिए इसका प्रयोग किया। इसे बोलते हैं हाइड्रोलिक स्प्रेडर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, डायग्राम देख लिया ना हाइड्रोलिक स्प्रेडर। अब एग्जाम जैसे कवर हो जाए ना उसके बाद में और भी अच्छी वीडियो लेकर के आएंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एक एक, जैसे ये डायग्राम हो गया, इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग आगे भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ, निरंतर रहेंगे। कहने का मतलब यही है। रिफाइनरी में फायर पंपों का निर्वहन या डिस्चार्ज क्षमता क्या होती है? रिफाइनरी होती है जहां पर केमिकल्स के प्लांट होते हैं, या केमिकल्स का आदान प्रदान किया जाता है, या केमिकल का स्टोर किया जाता है, या केमिकल से कुछ और चीज़ का निर्माण किया जाता है। वहां पर क्षमता उसके निर्धारित निर्वहन का 120%, 110%, 150% और 130%। दोस्तों इनमें से अपने को राइट बताना कितने परसेंट होता है, क्षमता क्या होती है, कितने परसेंट होता है? तो दोस्तों इसके निर्धारित निर्वहन का 150% क्या होता है? क्षमता होती है। तो इस दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट क्या होगा आपका? सी। नोट कर लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वह द्रव्य क्या कहलाता है जिसका दीप्ति बिंदु 100 डिग्री फ़ारेनहाइट उससे अधिक होता है? दहनशील, विस्फोटक, उच्च ज्वलनशील और ज्वलनशील। तो वह द्रव्य दोस्तों, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस, जिसका दीप्ति बिंदु 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक, वो क्या होता है?
दहनशील। क्या होता है दोस्तों? दहनशील। ये आपका क्या होगा? राइट। दुर्घटना निरीक्षण रिपोर्ट क्या है? वैधानिक निकायों का अनुपालन, दुर्घटना में शामिल लागत, दुर्घटना के कारण की जानकारी, शामिल लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही। दोस्तों चारों में से राइट जल्दी से बता दीजिए कौन सा राइट होगा। तो ई है, बी है, सी है, डी है। सी को लॉक कर दीजिए, अर्थात दुर्घटना निरीक्षण रिपोर्ट है वो क्या है? वो एक दुर्घटना के कारण की जानकारी है। दुर्घटना के कारण जो भी जानकारी वहाँ ली गई है वही क्या है? दुर्घटना निरीक्षण। निरीक्षण बोलते हैं, निरीक्षण कर रहे हैं किस चीज़ का? दुर्घटना के कारण की जानकारी का निरीक्षण। निम्न में से कौन सी एक अक्रिय गैस है? बहुत ही लोगों ने, बहुत ही यूट्यूबरों ने, बहुत ही चैनलों पे क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, हर एक बुक में अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए पूछ रहे अक्रिय गैस अगर आ गई तो अब की बार क्या आ सकता है? सक्रिय गैस। उल्टा आ सकता है। इन चीज़ों को थोड़ा कवर कीजिए। बताइए चार ऑप्शनों में से राइट कौन सा होगा? नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो क्या है? अक्रिय। निम्न में से चार ऑप्शनों में कौन सी अक्रिय गैस है? तो दोस्तों नाइट्रोजन है ना, वो एक अक्रिय गैस है। कंप्लीट है भाई, ठीक है। किसी आपदा या आपातकालीन से पहले या बाद में घटना को हटाने या उसकी संभावना को कम करने या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों को कम करने के लिए की गई गतिविधियां क्या कहलाती है? क्या प्रतिक्रिया कहलाती है, या समन कहलाती है, या बहाली कहलाती है, या तैयारी कहलाती है? दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा करके दे दिया। थोड़ा सा इस पर दोबारा मैं फोकस करवाता हूँ आपको। देखिए किसी आपदा यानी कोई भी आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन मतलब जिसका पता ना हो, जैसे फायर एक आपातकालीन पार्ट है, अपने को नहीं पता होता कब आग लगेगी। आपातकालीन माइंड में सेट कर लीजिए, फायर यानी कहीं फायर के पहले या बाद में घटना को हटाने या उसकी संभावना को कम करने के लिए, या तो आग लगने से पहले या आग लगने के बाद में घटना को, उसकी संभावना को कम करने के लिए, उसकी गंभीरता या परिणामों को कम करने के लिए, उसकी गंभीरता या उसके जो परिणाम आने वाले, जैसे व्यक्ति को नुकसान हो, जान का माल का नुकसान, उसको कम करने के लिए गतिविधियां क्या कहलाती है? वो कहलाती है दोस्तों समन। कम करना क्या कहलाता है? समन कहलाता है। तो बी आपका क्या होगा? राइट होगा। समझ में आया ना क्वेश्चन? इस प्रकार से करेंगे। वेल्डिंग के धुएं, पेशागत दमा या एजबेस्टस की जो धूल है के संपर्क में आने वाले कर्मचारी यानी कोई भी व्यक्ति उनके संपर्क में आ गया, कौन सी जांच संचालित की जाती है? यानी कौन सी जांच संचालित की जाती है जिससे ये पता चले कि इसमें किस प्रकार से ये धुआं अंदर गया है, इसका क्या वो इफेक्ट हुआ है? तो क्या वो ऑडियोग्राफी होता है, स्पायरोमीट्री होता है, एक्सरे होता है, ईईजी होता है? तो ईईजी नहीं होता, एक्सरे भी नहीं होता, ऑडियोमीट्री भी नहीं होता दोस्तों। क्या होता है? स्पायरोमीट्री। देखिए स्पायरोमीट्री पे थोड़ी सी एक बार डायग्राम पे थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपका अभ्यास और कंप्लीट हो जाए। देखिए दोस्तों ये आपका स्पायरोमीट्री है। जब भी किसी भी बिल्डिंग की वजह से जो धुआं अंदर गया है, ठीक है, या एस्बेस्टस की वजह से जो धूल है वो अंदर गई है, उस चीज़ की जांच करने के लिए स्पायरोमीट्री की जांच की जाती है। अब वो देखिए आपको मैंने डायग्राम दे दिया। इस प्रकार से व्यक्ति को क्लिप नोज, उसकी नाक को बंद करके, ये आपको जो यंत्र दिखाई दे रहा है इसको अपने मुंह में डाल करके चेक किया जाता है कि कितना इसमें इफेक्ट हुआ है, कितना इसका प्रभाव हुआ है जिसके कारण ये व्यक्ति बेहोशी की हालत में आया है, या इसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है, इस चीज़ की जांच करना। टेक्नीशियन मॉनिटर एंड अनाउंसर पेटेंट ड्यूरिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका देखो फोटो डायग्राम आपका बड़ा ही माइंड खोलने का काम करती है, तो वो हपाना मेरा साथ साथ में काम है भैया, ठीक है। पेट्रोकेमिकल संयंत्र के खतरनाक क्षेत्र में फायर पोस्ट को कितनी दूरी पर संस्थापित किया जाना चाहिए? 20, 40, 30, 10 मीटर की बात करें। बताइए दोस्तों चार ऑप्शनों में से राइट कौन सा होगा? यानी पेट्रोकेमिकल जो संयंत्र होते हैं खतरनाक क्षेत्र में फायर पोस्ट को कितनी दूरी पर स्थापित किया जाता है, तो लग कितनी होती है वो? सी आपका राइट होगा 30 मीटर दूरी पर, ठीक है। डिल्यूज सिस्टम में किस प्रकार की संतुलन प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है? वायु एवं वायु संतुलन, जल एवं वायु संतुलन, तेल एवं जल संतुलन, और वायु एवं यांत्रिक प्लेट संतुलन। दोस्तों चार है, चारों में से अपने को राइट ऑप्शन बताना है, कौन सा इसका राइट होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसके बाद में बताइए
चारों ऑप्शनों में से राइट बताना है। ये होता है जल एवं वायु संतुलन। अब पूछा क्या है, डिल्यूज सिस्टम। डिल्यूज सिस्टम के बारे में एक वीडियो डिमांड के अकॉर्डिंग लेकर के आनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ें बतानी है। पहले वीडियो डला हुआ था, उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी मेरे द्वारा बताई गई, उसको सुधार करके अपन दोबारा वीडियो बनवाएंगे, कुछ चीज़ें अलग बताएंगे। ये होता है डिल्यूज वाल्व सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में अपन चर्चा भी करेंगे। डिल्यूज वाल्व सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, कहाँ इंस्टॉल किया जाता है, ये जो स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं इसमें, इस डिल्यूज वाल्व सिस्टम का क्या कार्य होता है, ये जो आपको पार्ट्स दिखाई दे रहा है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चाहे आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे आप फायर सर्विस में कोई भी जॉब के लिए एक्टिव हो, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कहीं पर भी पूछ सकते हैं। ये जो अपने इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है उसमें डिल्यूज का बहुत ही महत्व है। क्या चीज़ होती है डिल्यूज वाल्व, वो अपने अध्ययन करेंगे, ठीक है। जमीनी स्तर के ऊपर सभी हाइड्रेंट आउटलेट्स की न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है, बताइए। 0.5 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 1.75 मीटर, 0.75 दोस्तों कौन सी होती है, 1 मीटर होती है। कितनी होती है, 1 मीटर। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आउटलेट की बात कर रहे हैं, हाइड्रेंट जमीनी स्तर से। क्वेश्चन यार बहुत अच्छे हैं, डायग्राम के माध्यम से थोड़ा मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ। थोड़ा देखो, जमीनी स्तर से के ऊपर सभी जो हाइड्रेंट है, आउटलेट के न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए, 1 मीटर आउटलेट की न्यूनतम क्या होनी चाहिए। आउटलेट की जमीनी स्तर से जो हाइट है वो 1 मीटर न्यूनतम होनी चाहिए, उससे ऊपर कितनी, पर 1 मीटर न्यूनतम होनी चाहिए, ठीक है। यदि हाइड्रेंट आउटलेट स्थिति भूमि स्तर से नीचे हो तो क्या कहलाता है या क्या कहा जाता है, फिक्स्ड हाइड्रेंट, वॉल टाइप हाइड्रेंट, पिलर हाइड्रेंट या ग्राउंड हाइड्रेंट। बताइए दोस्तों कौन सा इसका राइट होगा, जल्दी से इसका बताइए। 4 ऑप्शन है, चारों में से इसका क्या होगा, वो होता है, सो तो पढ़े अपने, ग्राउंड हाइड्रेंट। जमीन से नीचे जो हाइड्रेंट ग्राउंड हाइड्रेंट बोलते हैं, क्या होते हैं वो, ग्राउंड हाइड्रेंट। ये आपका राइट होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक वातन का उदाहरण है, कार्यस्थल का पृथक्करण, स्थानीय एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, ऊष्मा जोखिम का नियंत्रण और बाहर की ताज़ा हवा को अंदर आने में मदद करना। तो दोस्तों बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट होगा। तो निम्न में से वातन जो है प्राकृतिक का उदाहरण क्या है, तो बाहर की जो ताज़ा हवा है को अंदर आने से मदद करना है, क्या है, प्राकृतिक वातन का उदाहरण है। बाहर की जो प्राकृतिक हवा है उसको अंदर आने का जो उदाहरण है, मदद करना, ठीक है। रिफाइनरी में किस प्रकार का पंप फायर वाटर पंप हाउस में आपातोपयोगी पंप होता है, सबमर्सिबल पंप, सबमर्सिबल पंप, पेट्रोल चालित पंप, डीजल चालित पंप और केरोसिन चालित पंप। तो दोस्तों कौन सा इसका होता है, जल्दी से बताइए। सी इसका राइट होगा, डीजल चालित पंप रिफाइनरी में, ठीक है। पंप रूम होते हैं ना, पंप रूम, जहाँ पर पूरे फायर सर्विस में पानी की लाइनों को पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाने के लिए, प्रेशर से पानी पहुंचाने के लिए एक अलग से रूम बनाया जाता है जिसमें पंप रखे जाते हैं। पंप को मेंटेन करना या पंप में ऑपरेट करने के लिए उसमें एक फायरमैन को, एक ऑपरेटर को छोड़ा जाता है जिसके द्वारा प्रॉपर मात्रा में पानी पूरे एरिया में सप्लाई करवाया जाता है। वही इनका पूरा ध्यान रखते हैं। डीजल पंप हो चाहे जोकी पंप हो, सारे पंप रूप में ही उपलब्ध होते हैं फायर सर्विस में। जो बिल्कुल नहीं होते ना, उनको तो ये लगता है इतने इतने बड़े पंप थोड़ी होते हैं, फायर सर्विस में होते हैं भैया। जब आप बाहर किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी उद्योग में, प्राइवेट जॉब के रिगार्डिंग काम करने जाओगे तब आपको सभी पंप दिखाई भी देंगे और वहाँ पे किस प्रकार से पंप ऑपरेट होते हैं, किस प्रकार से पंप में काम करना पड़ता है, पंप रूम होता क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेगी। अत्यधिक डाई की जो पाइपें होती है, बड़े बड़े पानी के टैंक होते हैं, उन्हीं टैंकों में से पानी लेकर के आगे पहुँचाना, उसको मेंटेन करना, प्रेशर मेंटेन करना, तो ये सारी चीज़ें पंप। और जिन्होंने पंप रूम में काम कर लिया, जिन्होंने पंप रूम देखा है, जिन्होंने पंप रूम को सही तरीके से पढ़ लिया, उनका बेड़ा पार है, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। पूरा केंद्रित यही है अपना फायर का, सारी चीज़ें यहाँ कवर हो जाती है। पंप में हर एक इक्विपमेंट, हर एक छोटे से लेके बड़े पॉइंट का अध्ययन पंप में किया जाता है, सारी चीज़ें कवर होती है। किस प्रकार की वातन प्रणाली कार्यस्थल से संदूषकों को पूर्णतः निष्कासित करती है, प्राकृतिक तथा एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, प्राकृतिक वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट फैन, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट, प्राकृतिक ABCD। दोस्तों लोकल जो एग्जॉस्ट वेंटिलेशन है वो किसका उदाहरण है,
किस प्रणाली का वातावरण प्रणाली कार्यस्थल से संदूषकों को पूर्णतः निष्कासित करती है? तो वो होती है सर लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। ठीक है। भारतीय मानक के अनुसार रेडियो और दूरसंचार उपकरण अशाकित स्केल स्टिक तंत्र और उपकरण जैसे फाइन वर्क के लिए अनुशासित प्रदीप्ति स्तर क्या होता है? इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, घुमाए हुए क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। 400 लक्स, 600 लक्स, 700 लक्स, 1000 लक्स। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट? इसका राइट क्या होगा? क्या इसको ABCD चारों में से अपने को राइट बताना है? क्या होगा इसका राइट? सी इसका क्या होगा राइट। ठीक है। 700 लक्स। होज के चारों ओर 2 होज में बसर्ट या स्फोट के क्या कहा जाता है? को क्या कहा जाता है? वेप्ट बर्स्ट, साइड बर्स्ट, यार्न बर्स्ट या वार्प बर्स्ट। बताइए कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है वार्प बर्स्ट। कौन सा? होज के जो चारों ओर 2 होज के बर्स्ट की को क्या कहा जाता है? स्फोट को कहते हैं वार्प बर्स्ट। ठीक है। डी इसमें राइट है, लॉक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशमन में अहम संसाधन है? तो क्या वो वाटर नोजल है या घटना क्षेत्र है या जल है, पंप है? दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पंप नाम आता है तो भी अपना मन करता है, जल नाम आता है तो भी ये करता है। ठीक है, जल की भी जरूरत होती है। घटना क्षेत्र चलो ठीक है, ये तो अलग रह गया। और वाटर नोजल ये भी अपने नाम आते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है, सोचने वाली बात है। निम्न में से कौन सा एक अग्निशमन का अहम संसाधन है? संसाधन तो अहम क्या होगा? जल ही होगा। और पजल कहाँ होंगी? पंप है तो पंप तो अपन जल होगा तभी तो प्रयोग करेंगे। फायर नोजल है तो वो नोजल तो तब करेंगे ना जब अपने पास में जल होगा। तो अहम संसाधन पानी है। पानी के बाद में जो संसाधन होते हैं वो अलग आएंगे, जो पंप हो गया, नोजल हो गया, ये अपने पार्ट्स है, इक्विपमेंट है। ये फायर के कंप्लीट है ना, फायर के इक्विपमेंट है। पर मेन जो अहम संसाधन है वो क्या है? जल है। सी इसका क्या होगा राइट। सीवेज उपचार संयंत्र से सीधे जल निकाय में निर्वहन के कारण होने वाले प्रदूषण को क्या कहा जाता है? भू प्रदूषण, जल प्रदूषण, नॉन पॉइंट स्रोत प्रदूषण और पॉइंट प्रदूषण। दोस्तों इसका राइट क्या होगा? पॉइंट स्रोत प्रदूषण। 4 नंबर इसका राइट होगा। इस क्वेश्चन का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। डी इसका क्या होगा राइट। DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर जो एक्सटिंग्विशर होता है का भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड कोड क्या है? अब सेशन दिए गए हैं 2001, 1999, 1992 और 2001। लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग बताइए क्या हो इसके, यानी इसका क्या? DCP अग्निशमन का भारतीय स्टैंडर्ड क्या होता है? 14/609 1999 सेशन 1999 और 14/609 14/609। ठीक है। फायर ड्रिल किस में मदद करता है? बताइए भाई। बचाव प्रक्रिया में कमजोरी की पहचान करना, आपात संचार प्रक्रिया तथा प्रणालियों की कमजोरी पहचान करना, दोनों सही है और दोनों गलत है। बताइए कौन सा होगा? कौन सा होगा? दोनों गलत है यार। बचाव प्रक्रिया कमजोरी का पहचान करना मतलब नहीं फायर किसकी मदद करता? मदद करना आपात मतलब है। डी इसका क्या होगा राइट। ठीक है। ए वर्ग की जो क्लास है ना, ए वर्ग की जो आग है किस में वर्गीकृत किया गया है? लकड़ी, कागज और रबर, नायलॉन, कार्बन और लकड़ी, लकड़ी, प्लास्टिक और पोटेशियम, और कागज, डीजल और पेट्रोल। इसमें तो ये सभी बता देंगे। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका? ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो यही होगा। किसी अग्नि निकास मार्ग से कारखाना भवन के किसी हिस्से की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 5 मीटर, 15, 20, 10 बताइए कितनी होनी चाहिए? 15 मीटर। यानी किसी अग्नि निकास मार्ग से कारखाना भवन के किसी हिस्से की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए? दोस्तों 15 मीटर होनी चाहिए अधिकतम दूरी। ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? या वैसे ही मैं टिक लगा रहा हूँ और आप देख रहे हो और फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो हम भी करवा सकते हैं, ऐसे भी बहुत आप में। ठीक है। थर्मामीटर के दायरे से बाहर के तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, नैनोमीटर, पोटेशियोमीटर या पायरोमीटर। बताइए दोस्तों कौन सा होता है? पायरोमीटर। अब बता देता हूँ, पायरोमीटर जिसका नहीं देखा हुआ वो देख लीजिए, इसको बोलते हैं पायरोमीटर। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है यार, ज़्यादा इसमें वो नहीं है। पीछे क्वेश्चन आए हुए थे वही क्वेश्चन आपको दोहरा रहे हैं। किसी विशेष समयावधि के लिए एक विशेष तापमान
वाली आग का प्रतिरोध करने वाली सामग्री के गुण का क्या कहा जाता है? गुण को क्या कहा जाता है? क्या उसको फायर मैट्रिक्स कहते हैं, या अग्नि सुरक्षा कहते हैं, या फायर बॉल कहते हैं, अग्नि प्रतिरोधक? दोस्तों इसमें डी क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, इसमें डी क्या होगा? राइट। MVWS, इसके बारे में तो मैंने पीछे का जो अपने वीडियो है उसमें भी बताया था। MVWS शॉर्ट फॉर्म थी ना, मैंने बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब वो शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया। MVWS का क्या अर्थ होता है? मीडियम वर्चुअल वाटर सिस्टम नहीं होता, मीडियम व्यू वाटर सिस्टम नहीं होता, मीडियम वेलोसिटी वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं होता, मीडियम वेलोसिटी वाटर सप्लाई सिस्टम, मीडियम वेलोसिटी वाटर सप्लाई सिस्टम। सी राइट होगा इसमें। चलो जो भी है, इसमें सी राइट होगा। अग्निस्थल से ऑक्सीजन को हटाने या उसे सीमित करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवरोध, अप्राप्ति, समुद्री शीतलन। बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका? दम घोटना होता है। अग्निस्थल से ऑक्सीजन को हटाना, या ये तो क्वेश्चन पहले भी आ गया, बाद में और भी बता दिया। दम घोटना यानी क्या होगा? समुद्री। पोर्टेबल अग्निशामक के तल से शीर्ष तक अधिकतम माउंटिंग ऊंचाई क्या होती है? 900, 1100, 1200 और 1000 mm। बताइए कौन सा होता है? 1200 mm। कौन सी होती है? 1200 mm। सी इसका क्या होगा? राइट। ठीक है। किस प्रकार के एस्बेस्टस का इस्तेमाल आमतौर पर अग्नि प्रतिरोधी इंसुलेशन बोर्ड बनाने के लिए किया जाता है? एमोसाइट, ब्लू एस्बेस्टस, क्राइसोलाइट या व्हाइट एस्बेस्टस? बताइए कौन सा होता है? एमोसाइट इसका क्या होगा? राइट होगा, यानी ए इसका राइट होगा। किस प्रकार के एस्बेस्टस का इस्तेमाल आमतौर पर अग्नि प्रतिरोधक इंसुलेशन बोर्ड बनाने के लिए किया जाता है? एमोसाइट। ठीक है। वो अप्रिय घटना जिससे कर्मचारियों, ग्राहकों या जन सामान्य की मृत्यु या गंभीर चोट लगने का कारण बनती है, यह क्या कहलाती है? दुर्घटना, खतरनाक, जोखिम, आपातकालीन। दोस्तों बताइए क्या होगा इसका? आपातकालीन क्या होगा? राइट। ये थे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए। इसी प्रकार से हो सकता है मैं आपको समथिंग 4-5 और बढ़िया प्रीवियस एग्जाम की वीडियो और बनने वाली है, और उसके बाद में कुछ अलग से मैटर और देंगे अलग से, भिन्न मैटर भिन्न तरीके से बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। तैयारी कीजिए खूब डटकर, हम आपके साथ हैं भैया। धन्यवाद।